अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपनी 10th क्लास की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने रिसेप्टर्स भी जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आई और ईयर हमने देखा था, हमने ईयर का स्ट्रक्चर कंप्लीट देखा, उसके बाद हियरिंग का प्रोसेस देखा और डेफनेस किस वजह से होती है वो सारा कुछ देखा। आज हम अपना एंडोक्राइन ग्लैंड का एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्ट में कि आपके पास दो टाइप्स की जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है। एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो है वो काम फ़ौरन होते हैं, क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके पास जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक हो गया। केमिकल कोऑर्डिनेशन की एक अच्छी एग्जांपल दी थी ग्रोथ की। ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होती, ग्रोथ टाइम टू टाइम होती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा पैदा होता है, जब आप उसको 10-12 साल बाद देखते हो तो उसका कद भी बड़ा होता है और मतलब उसका ऑर्गन में भी जो है वो ग्रोथ होती है। तो ये सारा ग्रोथ प्रोसेस जो है वो सारा जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ती है, बड़ा स्लो प्रोसेस है, काफ़ी साल लग जाते हैं इसमें। ठीक है, हमने अपना जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने नर्वस सिस्टम देखा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर कंसिस्ट था। उसके बाद हमने रिसेप्टर्स देखे थे, तो हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला सारा पोर्शन चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी केमिकल कोऑर्डिनेशन की। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे पास किस तरह की होती है। आपकी बॉडी में बेसिकली दो टाइप के ग्लैंड मौजूद होते हैं। एक होते हैं आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके पास वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं डक्ट्स में। ठीक है, अपनी सिक्रीशन को डक्ट्स में जो है वो सिक्रीट करते हैं। इसकी बहुत अच्छी सी एग्जांपल है, आपके जो स्टमक है उसमें भी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट स्टमक में जो है वो उसको सिक्रीट करते हैं, कहीं बाहर नहीं करते। ऐसा नहीं करते कि ब्लड में उसको सिक्रीट कर दिया उसके बाद ब्लड से वो स्टमक में पहुंचेगी, नहीं, वो डायरेक्ट अपनी सिक्रीशन डक्ट में जो है वो सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारा डक्ट है स्टमक का। ठीक है, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ सिक्रीशंस होती हैं, तो वो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद आपके पास टाइप आ जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड आपके पास वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन डक्ट्स में नहीं बल्कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो है उसको सिक्रीट करते हैं और ब्लड जो है उसको टारगेटेड जगह पर पहुंचा देता है, उन हार्मोन्स को, उन सिक्रीशंस को। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे पास सिक्रीशन करते हैं उनको हम नेम दे देते हैं हार्मोन्स का। हार्मोन्स बेसिकली हमारे पास स्पेसिफाइड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मैसेज लेकर जाते हैं किसी टारगेटेड पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रोथ का ही ले लें, तो ग्रोथ आपकी पूरी बॉडी में होनी होती है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो ब्लड स्ट्रीम में इसीलिए जो है वो सिक्रीट किया जाता है क्योंकि ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी जो है हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, पूरी हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर हमारे पास ब्लड ना पहुंचे। ठीक है, तो इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी जो सिक्रीशन है हार्मोन्स जो हैं उनको सिक्रीट कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और ये हार्मोन्स जो कि स्पेसिफाइड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास पहुंच जाते हैं हमारे टारगेटेड पॉइंट के पे कि हमने इनको कहाँ भेजना होता है। अब इन हार्मोन्स का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत सी एक्टिविटीज़ हमारे पास परफॉर्म करवाते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ हमारी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा पहले छोटा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होगा, उसकी ग्रोथ होगी, वो मेंटली भी ग्रो करेगा, फिजिकली भी ग्रो करेगा, तो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो क्या है, हमारे पास हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हेल्प से हम ग्रोथ का प्रोसेस कराते हैं। रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम नस्ल बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या होता है, नस्ल बढ़ाते हैं। अब क्या आप एक कम्युनिटी है, ठीक है, एक सर्टेन टाइम के बाद एक स्पीशी ने, एक इंसान की एग्जांपल, एक सर्टेन टाइम के बाद जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो इंसान मर जाता है। ठीक है, तो इस तरह तो अगर इंसान मर जाएंगे तो फिर ज़मीन पर तो ज़िंदगी का तसलसल बरकरार नहीं रह सकेगा। तो ज़िंदगी के तसलसल को बरकरार रखने के लिए हमारे पास जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद एक बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपकी बॉडी में ये होता है कि आपके ब्लड में एक स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज होती है। उस ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में भी हार्मोन्स हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है,
कुछ एनिमल्स में हमारे पास एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस का। जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो भी हमारे पास हार्मोन्स की वजह से परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास हार्मोन्स जो हैं वो उनकी सेल डिवीजन कराते हैं, ठीक है। आपने 9th क्लास में सेल डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट पढ़ा है कि सेल किस तरह डिवाइड होता है। तो हार्मोन्स की वजह से ही सेल डिवीजन होती है इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बर्ड्स में एक माइग्रेशन का प्रोसेस होता है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो मौसम की तब्दीली की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल बगले, ठीक है। अब क्या है, ये क्या करते हैं, जैसे ही किसी स्पेसिफाइड एरिया में विंटर का सीजन आता है ये उस जगह से मूव कर जाते हैं किसी दूसरी गर्म इलाके में, ठीक है। और मतलब मॉडरेटली हो, ना ज़्यादा वहाँ पर ठंड हो और ना ही ज़्यादा वहाँ गर्मी हो, तो एक किसी मॉडरेट एरिया में, किसी मॉडरेट रीजन में जो है वो मूव कर जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस, माइग्रेशन का प्रोसेस, मेटामॉर्फोसिस का, सेल डिवीजन और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड, सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं हमारे पास। सारे जो प्रोसेसेस हैं ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड करवाता है हार्मोनल सिक्रीशन के जरिए। आज अब के लेक्चर में हम अपना पहला ग्लैंड जो है जिसका नेम है पिट्यूटरी ग्लैंड उसको स्टडी करने लगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या। अब हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम का पहला ग्लैंड पढ़ने लगे हैं जिसका नेम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर आपको याद हो कि जब हमने ब्रेन वाला टॉपिक किया था तो मैंने आपको बताया था आपके ब्रेन में एक ग्लैंड भी मौजूद है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये पी शेप्ड का होता है और हमारे हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। हाइपोथैलेमस आपके फॉर ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच हुआ होता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है इसके हार्मोन्स की वजह से दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं और अपनी सिक्रीशंस करते हैं। तो ये कुछ ऐसे हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है जो क्या करता है दूसरे ग्लैंड्स पर जाकर उनको स्टिमुलेट करता है, उनको एक्टिवेट करता है कि अब आपकी सिक्रीशन करने का टाइम हो गया। दूसरा ये क्या काम करता है, इसके डिफरेंट ग्लैंड्स जो है वो डायरेक्ट टिश्यूज पर जाकर जो है वो टारगेट होते हैं और उनसे उनके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास ये मेन फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन हो गया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है वो एक्टिवेट करते हैं कि अब वो सिक्रीशन करें। आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड दो लॉब्स पर जो है वो कंसिस्ट होता है। पहला है आपका एंटीरियर लॉब, दूसरा है आपका पोस्टीरियर लॉब। पहले हम देखेंगे कि आपका एंटीरियर लॉब कौन कौन सी सिक्रीशन करता है। आपका एंटीरियर लॉब जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सिक्रीशन करता है। मुख्तलिफ किस्म के जो है आपके पास हार्मोन्स को जो सिक्रीट करता है। पहला आपके पास आ जाता है सोमेटोट्रोफिन, ठीक है। सोमेटोट्रोफिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है। ये क्या करता है, ये हमें बेसिकली एक ग्रोथ हार्मोन है जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है आपके पास सोमेटोट्रोफिन जो कि ग्रोथ हार्मोन है और प्रमोट करता है आपकी ग्रोथ को, ठीक हो गया। ये इसका फंक्शन हो गया। अब क्या होता है कि अगर आपको पता है किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए तब भी हमें नुकसान है। अगर किसी चीज़ का एक्सेसिव रिलीज हो जाए या हम एक्सेसिव क्वांटिटी में हम इनटेक कर लें किसी चीज़ का तो हमें उसका भी नुकसान होता है। तो इसी तरह अगर हमारे पास सोमेटोट्रोफिन लेस अमाउंट में रिलीज हो तो उसका भी कुछ हमारी बॉडी में इफेक्ट होता है और अगर ज़्यादा रिलीज हो तो उसका भी हमारी बॉडी पर काफ़ी इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले है आपके पास डॉर्फिज्म, ठीक है। डॉर्फिज्म में आपके पास क्या है, डॉर्फिज्म में आपके पास जो ग्रोथ हार्मोन है आपका सोमेटोट्रोफिन वो लेस क्वांटिटी में रिलीज होगा जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी ग्रोथ जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। आपकी ग्रोथ जो है वो डिक्रीज होगी जब आपका जो है वो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है वो लेस अमाउंट में रिलीज होगा, ठीक है। क्योंकि इसको एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में रिलीज होना होता है ताकि ग्रोथ हो सके। लेकिन अगर इसकी जो वो सिक्रीशन की क्वांटिटी है वो कम होगी तो हमारे पास जो है वो ग्रोथ जो है वो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और कभी कभी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो कुछ लोगों की हाइट छोटी होती है तो इसी वजह से, तो इस कंडीशन
हम कह देते हैं डॉर्फिज्म। ठीक हो गया। उसके बाद अगर यही ग्रोथ हार्मोन हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज हो जाए एट द एज ऑफ ग्रोथ, अब आपको पता है ग्रोथ की एक स्पेसिफाइड एज होती है, ठीक है, इस पीरियड में ग्रोथ होनी होती है। अगर उस पीरियड के दौरान, उस ग्रोथ एज के दौरान हमारे पास जो है सोमेटोट्रोफिन ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो, तो वो जिस कंडीशन को लीड करता है उसको कह देते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म में जो है हमारे पास क्या होता है, लोग ओवरवेट होते हैं और उनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा टॉल होती है। ठीक है। जाइजेंटिज्म हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें एक्सेस प्रोडक्शन होती है किसकी, सोमेटोट्रोफिन की एट द ग्रोथ एज। ठीक है। ग्रोथ एज में होते हुए अगर हमारे पास सोमेटोट्रोफिन ज़्यादा रिलीज हो तो क्या होता है, वो कंडीशन हमारे पास कहलाती है जाइजेंटिज्म की। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली क्या है, अगर ग्रोथ एज निकलने के बाद, अब जो स्पेसिफाइड एज थी अगर वो एज गुजर गई, ठीक है, कहा जाता है कि 18 के बाद ग्रोथ नहीं होती है, अगर 18 के बाद जो है हमारे पास सोमेटोट्रोफिन ज़्यादा रिलीज हो तो जिस कंडीशन को ये लीड करती है, जो इफेक्ट पड़ता है, उसे हम नेम दे देते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में क्या होता है, हमारे पास हाइट तो नहीं बढ़ती लेकिन वो इफेक्ट करते हैं हमारे हैंड्स को, हमारे फीट्स को। ऐसे लोगों के हाथ और पाँव नॉर्मल बंदों से बड़े होते हैं। ठीक है। उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी बड़े होते हैं। किस वजह से, क्योंकि हमारे पास सोमेटोट्रोफिन जो है वो ग्रोथ एज के बाद रिलीज हुआ, तो उसने इफेक्ट किया हमारे हाथों को और हमारे पाँव को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। तो इस कंडीशन को हम नेम दे देते हैं एक्रोमेगली। उसके बाद जो हार्मोन्स आपके पास आते हैं उसमें आपके पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे पास वो हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड भी आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। जब तक TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं होगा तब तक हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो स्टिमुलेट नहीं होगा। उसके बाद आपके पास कुछ और हार्मोन्स जो है वो पोस्टीरियर लोब जो है वो प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, वो आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपके पास हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और आपकी बॉडी में, आपकी किडनी के ऊपर एक और एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद होता है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ये उसकी सिक्रीशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब क्या है, आपने एंटीरियर लोब देखा जिसमें आपने पहले देखा सोमेटोट्रोफिन जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है, उसके बाद देखा आपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कुछ और हार्मोन जो कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर काम करते हैं और आपके एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आपका दूसरा लोब है पोस्टीरियर लोब। तो अब हम पोस्टीरियर लोब देखेंगे कि पोस्टीरियर लोब क्या है। अच्छा जी, अब हम देखने लगे हमारा पोस्टीरियर लोब। हमने इंटीरियर लोब देखा जिसमें हमारे पास सोमेटोट्रोफिन था, TSH था, उसके बाद दीगर दूसरे हार्मोन्स थे जो कि दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशंस को जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। अब हम देखने लगे हैं हमारे पास पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब में बेसिकली आपके पास दो ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला है आपके पास वेसोप्रेसिन, ठीक है, दूसरा है आपके पास ऑक्सीटोसिन। ठीक है। वेसोप्रेसिन क्या करता है, वेसोप्रेसिन हमारे पास ये इंक्रीज करता है। आपने जब पढ़ा था अपना किडनी वाला चैप्टर, अपना होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर, तो उसमें क्या था, आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती थी। तो वो बेसिक रीअब्जॉर्प्शन होती किस वजह से थी, वो वेसोप्रेसिन की सिक्रीशन की वजह से होती थी। तो क्या होता था, हमारे पास किडनी में जो है वो वेसोप्रेसिन सिक्रीट कर दिया जाता था ताकि हमारे पास वाटर की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करवाई जा सके। ठीक है। तो जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से दोबारा रीअब्जॉर्प्शन की जाती थी वाटर की, तो वो हमारे पास वेसोप्रेसिन की वजह से होती थी। अब वेसोप्रेसिन की जो सिक्रीशन है वो हमारे पास वेरी करती है, किस पे बेसिकली हमारे डिपेंड होती है, हमारे पास जो हमारी वाटर की कंसंट्रेशन होगी हमारी बॉडी फ्लूइड में। अगर हमारी बॉडी फ्लूइड में हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, फॉर एग्जांपल रमज़ान में जब आप रोज़े रखते हो तो आपको जो है वो पानी की कमी हो जाती है, तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो है पानी की कंसंट्रेशन कम होती है। तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेसोप्रेसिन रिलीज होता है जिसकी वजह से ज़्यादा आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होती है और आपके पास कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है। जबकि अगर हमारे पास हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वेसोप्रेसिन की जो सिक्रीशन क्वांटिटी होगी वो कम होगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास वेसोप्रेसिन की जो है वो
कम होगी, ठीक है। और अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो वेसोप्रेसिन हमारे पास ज़्यादा सिक्रीट आउट होगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, अगर हमारे पास वेसोप्रेसिन की कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कमी आ जाए, ठीक है, या हमारा जो है ये कम रिलीज हो, तो इसकी वजह से एक सिचुएशन आप ह्यूमन बीइंग को फेस करनी पड़ती है जिसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जब वेसोप्रेसिन जो है वो लेस क्वांटिटी में रिलीज होता है तो लेस रीअब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से लॉस्ट ऑफ वाटर होता है, ठीक है, थ्रू यूरिन। ऐसे लोगों को यूरिनेशन ज़्यादा होती है, किस वजह से, क्योंकि उनका वेसोप्रेसिन जो है इतनी क्वांटिटी में, इतनी इनफ क्वांटिटी रिलीज नहीं हो पा रही होती कि वो रीअब्जॉर्प्शन करवा सके। तो क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से वाटर का लॉस जो है वो बॉडी से होता रहता है थ्रू यूरिन, और ऐसे लोगों को यूरिनेशन ज़्यादा होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन आपके पास आ जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बेसिकली दो ही काम हैं। सबसे पहला काम क्या है, जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तो उस दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। ये क्या करता है, ये यूट्रस वॉल को कंट्रैक्ट कराता है, ठीक है, यूट्रस वॉल को कंट्रैक्ट कराता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक हो गया। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये मिल्क इजेक्शन करवाता है फ्रॉम ब्रेस्ट, ठीक है, ये मिल्क की प्रोडक्शन में जो है इसका मेन रोल होता है किसका, ऑक्सीटोसिन का। आपने यहाँ पर पोस्टीरियर जो है लॉब कंप्लीट कर लिया, आपका एंडोक्राइन सिस्टम का पहला ग्लैंड जिसका नेम था पिट्यूटरी ग्लैंड वो कंप्लीट हो गया, जिसके आपके पास दो लॉब्स थे, एंटीरियर लॉब एंड पोस्टीरियर लॉब। एंटीरियर लॉब में आपके पास प्रोड्यूस हो रहा था सोमेटोट्रोफिन, टीएसएच और दूसरे कुछ हार्मोन्स थे, जबकि आपके पास पोस्टीरियर लॉब में दो मेजरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनकी बड़ी इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में, कौन से, वेसोप्रेसिन और आपके पास ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर आपका लेक्चर सम अप हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।